अच्छा, यहाँ पे क्लास हम थे कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन इनको देखा जाए या पोलिमराइजेशन प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलिमराइजेशन प्रोसेस भी अगर कहीं लिखा हो तो तब भी यही क्लासिफिकेशन आएगी, ठीक है। या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन अगर किसी बुक में लिखा हुआ है तब भी यही क्लासिफिकेशन आएगी, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलिमराइजेशन प्रोसेस, कौन से पोलिमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं तब भी यही है। अगर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तब भी इनको इन्हीं कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। वन इज एडिशन पॉलीमर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो एडिशन पॉलीमर होते हैं ये बेसिकली चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं जो कि एडिशन रिएक्शन के थ्रू बन रहे होते हैं कि जो आपके मोनोमर्स हैं वो एडअप हो रहे होते हैं, चेन्स बना रहे होते हैं और वो चेन जो है वो ग्रो करती जा रही होती है। रीजन क्या है कि जो चेन है उसका जो एंड है वो रिएक्टिव है और वो एक रिएक्टिव एनाइन हो सकता है, कैटाइन हो सकता है, या रेडिकल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप रेडिकल पोलिमराइजेशन करवा रहे हो, कैटाइनिक पोलिमराइजेशन करवा रहे हो या एनाइनिक पोलिमराइजेशन करवा रहे हो। उस बेसिस पे उसका जो एंड है वो इन तीनों रिएक्टिव स्पीशीज में से कोई भी एक हो सकता है और उसको आप जब तक उस चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करवाओगे आपकी जो चेन है वो ग्रो करती जाएगी। समझ आ गए यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइरीन की एग्जांपल दी है कि डिफरेंस आपके पास जो नंबर ऑफ स्टाइरीन मोनोमर्स हैं वो कंबाइन कर रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, आपके पास एक चेन ग्रोथ पॉलीमर बन रहा है और उसमें जो ये एन है आपके पास उसने ये सेंट्रल यूनिट लिया है, ये रिपीटिंग यूनिट है जो कि एन टाइम्स जो है वो रिपीट होता जा रहा है और आपके पास जो है वो एक एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर बनता जा रहा है। अब उसने ये जो एंड बताए हैं उसने कहा है यहाँ पे चेन कॉन्टिन्यू है। रीजन क्या है कि अभी आपकी जो इनका चेन एंड है वो आपका रिएक्टिव एंड है, ठीक है। तो ये आपके इस मैनर में, इस पैटर्न में अरेंज है जिसमें आपके पास एन नंबर ऑफ स्टाइलीन मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होकर पॉलीस्टाइलीन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये एन नंबर कितना होगा ये डिपेंड करता है कि हम उसमें कहाँ जाके चेन टर्मिनेशन कर देते हैं या कहाँ जाके हम उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करवा देते हैं, कहाँ जाके प्रोपगेशन स्टेप अपना जो आपका है उसको जो है वो खत्म करवा देते हैं और टर्मिनेशन करवा देते हैं चेन की, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? इनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहा जाता है और ये उन मोनोमर्स के थ्रू बनते हैं जो कि बाय फंक्शनल होते हैं। बाय फंक्शनल्स का मतलब है कि उनमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यानी अगर मैं इसको एडिपिक एसिड को देखूं तो यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 1,6 हेक्सा डायमाइन को देखें, हेक्सेन डायमाइन को देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 अमाइनो ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको। तो इट मींस कि ये भी बायफंक्शनल है और ये भी बायफंक्शनल है। तो स्टेप ग्रोथ जो आपके पास पॉलीमर्स होते हैं वो आपके पास बायफंक्शनल मोनोमर्स के थ्रू बनते हैं और ये जब फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हमारे पास या तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जो है इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल या आपका जो है वाटर या फिर HCl की फॉर्म में जो है वो लूज कर जाता है या रिमूव हो जाता है। सो इस बेसिस पे इन पॉलीमर्स को कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है क्योंकि दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं और एक स्मॉलर मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट हो जाता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो HCl हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है। इनमें कौन कौन सी एग्जांपल आपके पास आ जाती हैं? जैसे पोलिस्टर्स हो गए, पोलियमाइड्स हो गए, पॉलीकार्बोनेट्स हो गए, पॉलीयूरेथेन हो गया, एपॉक्सी रेजिन हो गए, ये आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, ठीक है। और इन्हीं को आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हो क्योंकि ये स्टेप वाइज बनते जाते हैं आपके पास, ठीक है। कि पहले एक का जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये वाला जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये दूसरे के मोनोमर के फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस बेसिस पे इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रिपीटिंग यूनिट है हमारे पास जो कि एन रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइंड होके आपके पास नाइलोन 6,6 की फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें कंबाइंड होने वाले आपके मोनोमर्स क्या हैं? दोनों बायफंक्शनल है। वन इज एडिपिक एसिड और जो अदर वन है हमारे पास वो 1,6 हेक्साडाइमाइन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है, इसी वजह से इनको कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कहा जाता है क्योंकि आपके पास दो जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस कर रहे हैं और एक स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है, चाहे वो वाटर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे HCl हो।
तो उस बेसिस पे इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, क्लासिफिकेशन बाय टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री में स्पेस अरेंजमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे भी यही है कि आपके जो साइड ग्रुप हैं वो स्पेस में किस तरह अरेंज है, किस तरह डिपॉजिट हैं, उनकी डेपोजिशन क्या है या उनकी अरेंजमेंट क्या है, तो उसको टेक्टिसिटी नेम दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी हम पॉलीमर्स को 3 क्लासेस में या 3 सब टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज आइसोटेक्टिक, फिर आपके पास आ जाता है सिम्बियोटेक्टिक एंड एटेक्टिक। अच्छा, अब इट मींस कि ये इन सब में आपने साइड ग्रुप या साइड चेन की स्पेस अरेंजमेंट देखनी है। तो आइसो मीन सेम, ठीक है, और आपका आइसोटेक्टिक, टेक्टिक वर्ड आ गया आपकी साइड ग्रुप अरेंजमेंट से। तो आइसोटेक्टिक का मतलब होगा कि सेम अरेंजमेंट। सिंडियो का वर्ड जहाँ पे यूज होता है वहां पे इट मींस सिंडियो स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है ग्रुप की इन स्पेस। और ए टेक्टिक में आपके पास रैंडम अरेंजमेंट होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीमर गिवन है, और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये हमारे पास जो साइड ग्रुप अटैच है जिसमें मिथाइल और हाइड्रोजन है। तो आप देखो हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो वेज के साथ अटैच है, सारे के सारे जो आपके पास रिपीटिंग यूनिट्स हैं उन सब में, यानी ये जो साइड चेन है वो एक ही सेम साइड पे अटैच है जो कि फ्रंट साइड है। और सारे के सारे मिथाइल ग्रुप जो है वो बैक साइड पे जो है वो अटैच है या अरेंज है, क्योंकि वो सारे के सारे डॉटेड के साथ जो है वो अटैच है। तो इट मींस के दो साइड आपके पास साइड ग्रुप्स हैं, और दोनों साइड ग्रुप्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट या उनकी स्पेस कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रही है कि सारे हाइड्रोजन फ्रंट पे हैं और सारे मिथाइल बैक पे हैं। यहाँ तक समझ आया? यस जी मैम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब सिम्बियोटेक्टिक में आपके पास जो है वो अल्टरनेटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्टरनेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ आप देखना, हाइड्रोजन फ्रंट पे है, मिथाइल बैक पे है। अल्टरनेट पे क्या हो गया है, मिथाइल फ्रंट पे हो गया, हाइड्रोजन बैक पे हो गया। अब फिर अल्टरनेट पे जाते हुए यहाँ हाइड्रोजन बैक पे था, अब हाइड्रोजन फिर फ्रंट पे हो गया, मिथाइल बैक पे हो गया। ठीक है। फिर अगर हम देखें तो मिथाइल फ्रंट पे, हाइड्रोजन बैक पे, तो ये क्या हो रहा है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी जो साइड अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट कर रही है इसके साथ। ठीक है। सिमिलरली इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्टरनेट कर रही है इसके साथ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट कर रहे होते हैं आपके मिथाइल। अगर एक पोजीशन पे आपका जो है वो बैक पे है, तो अगली नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हुए वो अपनी स्पेस अरेंजमेंट को, स्पेस कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल ही इन्वर्ट कर लेगा। वो बैक से फ्रंट पे आ जाएगा या वो फ्रंट से बैक पे चला जाएगा। ठीक है। तो इस मैनर में अगर इनकी स्पेस अरेंजमेंट है साइड चेन की, तो उस बनने वाले पॉलीमर को सिंडियो टैक्टिक पॉलीमर कहा जाता है। लास्ट वन आपके पास आ जाते हैं ए टैक्टिक पॉलीमर, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं आपके पास। अब आ जाता है कि जो आइसोटैक्टिक और सिम्बियोटैक्टिक आपके पास होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जो कि रेगुलर हैं आपके पास अरेंजमेंट, वो मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इसी वजह से वो रिजिड होते हैं। ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, जो आपके आइसोटैक्टिक या सिम्बियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन कब आती है कि अगर आप जो पॉलीमर है उसको या तो कैटाइनिक प्रोसेस, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाओ, या एनायनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाओ। ये भी क्लासिफिकेशन है कि आप कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस टेक्निक के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू आप पॉलीमर की फॉर्मेशन कर सकते हो। एनायनिक पॉलीमराइजेशन होती है और एक रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है। तो जो आपकी आयनिक पॉलीमराइजेशन है जिसमें कैटाइनिक और एनायनिक वंस आ जाती हैं, तो वो आपको हमेशा आइसोटैक्टिक या सिम्बियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन देती हैं, जो कि मोर और लेस जो है वो रेगुलर ओरिएंटेड है या मोर और लेस अरेंज आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और इसी वजह से इनमें जो क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन पार्ट होता है या क्रिस्टलिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसी वजह से इनमें रिजिडिटी भी एनहांस होती है या ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स कि आपकी जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो आपकी क्रिस्टलाइन बिहेवियर को एनहांस करती है, और जब क्रिस्टलाइन बिहेवियर एनहांस होता है तो आपकी जो रिजिडिटी है, आपकी जो डेंसिटी है वो एनहांस होती है। तो यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। अच्छा, आइसोटेक्टिक में इसकी फर्दर एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है
अगर आप देखो तो ये आपका पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो आइसोटेक्टिक के केस में आप देखोगे कि अगर आपका फिनाइल ग्रुप को अगर हम मान लें, फिनाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें तो सारे के सारे फिनाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं और ये सारे के सारे हाइड्रोजन बैक साइड पे हैं। ठीक है, अल्टरनेट मैनर में ये फिनाइल फ्रंट पे, फिनाइल को देख के ही अगर आप देखो तो फिनाइल सारे के सारे सेम साइड पे हैं, यानी फिनाइल सारे के सारे क्या है, वेज के साथ अटैच है और हाइड्रोजन सारे ये वाले बैक पे अटैच है यानी डॉटेड के साथ। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक फिनाइल फ्रंट पे फिर बैक पे चला गया, फिर फ्रंट पे फिर बैक पे, तो ये सिंडियोटैक्टिक हो गई। और अगर ए टैक्टिक की बात करें तो ये आपकी बिल्कुल ही रैंडम ओरिएंटेशन है कि ये बैक पे है, ये फ्रंट पे, फिर दो बैक पे आगे, फिर फ्रंट पे, फिर दो फ्रंट पे कर सकते हो, फिर बैक पे, तो कोई मैनर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो वो ए टैक्टिक होगी आपकी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनको आप जो है वो क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कह सकते हो, या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ बुक्स में लिखा गया है कि जस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तब भी यही क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अगर बात करें तब भी यही क्लासिफिकेशन आती है, क्योंकि मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी वेरी कहाँ कर रही होती है, आपकी वेरी कर रही होती है इन केस ऑफ थर्मोसेट्स पॉलीमर, इन केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। हमने कहा कि जो थर्मोसेट्स हैं वहाँ पे मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। इन केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है। तो वो क्लासिफिकेशन थर्मल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग भी है, वो क्लासिफिकेशन अगर हम मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना चाहें तो हम फर्दर जो है उसी क्लासिफिक उन्हीं टाइप्स को मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वेरी कर रही होती हैं। तो अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है वो है, फर्स्ट वन इज फाइबर्स। फाइबर्स कौन से हैं कि अगर पॉलीमर्स जो है वो फाइबर फॉर्म में हो, और फाइबर किस चीज को हम कहते हैं, जिनकी जो लेंथ है वो 100 टाइम्स उनके डायमीटर से ज्यादा हो, तो उस अगर लेंथ जो है वो 100 टाइम्स है उनके डायमीटर से, तो उस केस में जो पॉलीमर है वो फाइब्रस होगा या फाइबर नेचर में होगा। ठीक है, ये जो फाइबर फॉर्म ऑफ पॉलीमर होती है इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और इनमें क्रिस्टलिनिटी जो है वो ज्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये जो पॉलीमर फाइबर्स हैं इन्हें मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली आप क्या करते हो कि जो पेट्रोकेमिकल सोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए इन पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करते हो बाय फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, और इनमें आपके पास कौन कौन से पॉलीमर फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स हो सकते हैं, किन पॉलीमर्स के बने हुए, जैसे पॉलीअमाइड हो गया, नाइलॉन हो गया, पीईटी हो गया, इसके अलावा आपके पास पॉलिएस्टर हो गया। तो ये जो आपके पास पॉलीमर हैं ये इनको आप फाइबर फॉर्म में जो है वो बना सकते हो, और इस तरह उनको पॉलीमर फाइबर आप कह दोगे। ठीक है, इन फाइबर्स में जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन द पॉलीमर चेन। ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इन्हीं स्ट्रेंथ पे, इन्हीं बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, उस एप्लीकेशन या आपका यूज के कहाँ पे आपने करना है, तो उस यूज की बेसिस पे आप पॉलीमर्स की जो शेप है या तो उनको फाइबर शेप में लेके जा सकते हो, प्लास्टिक शेप में लेके जा सकते हो, या फिर आप जो है प्लास्टिक में फिर फर्दर उनको थर्मोस प्लास्टिक बना सकते हो या थर्मोसेट्स बना सकते हो, या फिर आप उनको इलास्टोमर्स की कैटेगरी में लेके जा सकते हो। अब प्लास्टिक्स में अभी अभी मैंने बात की कि आपने अगर जो पॉलीमर है उसको प्लास्टिक फॉर्म में यूज करना है तो आप उसकी शेप जो है पॉलीमर की अपनी जो शेप है उसको प्लास्टिक शेप में लेके जाओगे, यानी पॉलीमर को जो है वो टफ या हार्ड यूटिलिटी आर्टिकल्स जो हैं उनमें आप शेप करोगे या मोल्ड करोगे। और ये प्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं ये आपके थर्मो प्लास्टिक भी हो सकते हैं, थर्मोसेट्स भी हो सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, थर्मोसेट्स भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आपकी बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन को इंटरमीडिएट होती है इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के इन बिटवीन होती है, यानी फाइबर्स में आपकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है या इलास्टोमर में जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है
उनके इंटरमीडिएट प्लास्टिक में आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो प्योरली क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं। इनमें हमारे पास पीवीसी आ गया, पॉलीस्टाइरीन आ गया, पीएमएमए आ गया, ये सारे के सारे आपके पास प्लास्टिक्स की एग्जांपल है। देन फिर इलास्टोमर्स क्या होते हैं? इलास्टोमर्स जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं और इनमें रबर लाइक इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली आपके पास जो पॉलीमर चेन्स होती हैं वो वीकर इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अरेंज होती हैं और ये मोर और लेस आपके पास जो है वो एमॉर्फस इन नेचर होते हैं, यानी एमॉर्फस नेचर इनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन नेचर। इसके अलावा इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं, इसलिए आप इनको इजीली स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे आपके पास है नेचुरल रबर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वल्कनाइज्ड रबर, ये इलास्टोमर्स की एग्जांपल है कि इन्हें आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। और स्ट्रेच करने के बाद इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंडिंग फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जिसकी वजह से इनको स्ट्रेच किया जा सकता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेचेबल पॉलीमर्स होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी होती है, जैसे आपका हेयर बैंड होता है, वो रबर बैंड होता है, ठीक है। अगर आप उसको देखो तो वो भी इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आता है कि आप उसको एक हद तक उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है एक लिमिट तक कि आप उस पर स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। रीजन क्या है कि वो स्ट्रेचेबल इसलिए है क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है, ठीक है। बट अगर आप उसको फर्दर उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच कर लोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, वो ब्रिडल कर जाएगा। इसी इलास्टिक लिमिट को एनहांस करने के लिए हम क्रॉस लिंकिंग जो है वो यहाँ पे डेवलप करते हैं या वल्कनाइजेशन करते हैं, ताकि स्ट्रेचिंग की जो कैपेसिटी है या स्ट्रेचेबल होने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी एनहांस हो जाए और ब्रिटलनेस जो है वो कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट वन इज आपके पास आ जाते हैं रेजन्स, जिसमें आपके पास ये लो मोलेकुलर वेट होते हैं। इनको एज एडहेसिव यूज किया जाता है, ठीक है, सीलेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। इसमें जितने भी एपॉक्सी रेजन्स हो गए हमारे पास वो सारे के सारे एपॉक्सी एडहेसिव हो गए, वो हमारे पास इनको एज पेंट में भी यूज किया जाता है इन एपॉक्सी रेजन्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रेजन्स की फॉर्म में, अगर आपने पेंट्स में एप्लीकेशन करनी है तो आप पॉलीमर्स को एडहेसिव फॉर्म में, जो जिनको एडहेसिव फॉर्म में यूज किया जाता है तो वो रेजन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनमें एपॉक्सी रेजन्स जो हैं वो एपॉक्सी एडहेसिव वे में बोला जाता है। अच्छा, मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी पीछे मैं अभी बात कर चुकी हूँ कि अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तभी हम कह सकते हैं कि आपके पास थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, इलास्टोमर्स हैं, ठीक है, और आपके पास प्लास्टिसाइजर्स हैं या फाइबर्स हैं, ठीक है। और या फिर उनको ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करें तब भी यही रिपीट हो रही हैं। आप देख रहे हो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग यहाँ पे भी आ रही है और यही नेम आपने इससे पीछे थर्मल रिस्पांस की क्लासिफिकेशन में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी वजह से चूंकि क्लासिफिकेशन हर जगह रिपीट हो रही होती है और कुछ कैटेगरीज को आप हर जब क्लासिफाई करते हो तो उनको आपको रिपीटेडली यूज करना पड़ता है, दूसरी कैटेगरी में भी आप उन्हीं को लेके चल रहे होते हो। तो इसीलिए आसान आपके लिए ये है कि अगर थर्मल रिस्पांस देखें तो थर्मल बिहेवियर डिपेंडेंट है मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। कि मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो थर्मल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो थर्मल रिस्पांस चेंज हो जाएगा। तो इट मींस कि जो मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थर्मल रिस्पांस भी डिफरेंट शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वेरिएबल फैक्टर है तो इट मींस उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी वेरी करेगी। तो अगर आप इनको देखो तो ये रिपीटेडली ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन में ये नेम यूज या अप्लाई करते हुए नजर आएंगे हमें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इनको क्लासिफाई करें तो हमने अभी पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक के केस में वीक होती है मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्मोसेटिंग के केस में हाई होती है। तो इट मींस कि ये दो कैटेगरी तो आपके पास मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएंगी लाजमी, ठीक है। अब यहाँ पे दो आ गई फर्दर, इलास्टोमर एंड प्लास्टिसाइजर। इलास्टोमर्स को अभी हम इससे पीछे भी पढ़ चुके हैं और प्लास्टिसाइजर अब आपके पास क्या होते हैं। तो इलास्टोमर्स अगर हम देखें तो इलास्टोमर अभी हमने बात की थी
कि इलास्टोमर्स वो पॉलीमर होते हैं जो कि स्ट्रेचेबल होते हैं क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, बट इनकी जो आप देखो कि इनको जब स्ट्रेच किया जाता है तो जैसे ही आप स्ट्रेच को रिमूव करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को या ओरिजिनल जो भी पोजीशन है उसको रीगेन कर लेंगे। ठीक है, जो इलास्टोमर्स होते हैं वो आपके पास जो है वो अमॉर्फस इनमें नेचर ज़्यादा होती है, जैसे अभी हमने पीछे बात की, लेकिन इनमें क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो आपकी लेयर जो है वो एक दूसरे पे स्लिप नहीं करती। फिर इलास्टोमर्स को जब आप स्ट्रेच करते हो तो इनकी जो रैंडम चेन है वो स्ट्रेच आउट हो जाती है। फर्दर इनके इन बिटवीन जो है वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो इनके अरेंजमेंट को मेंटेन रख सके। इसी वजह से जैसे ही स्ट्रेचिंग फोर्स आप रिमूव करते हो तो जो चेन है वो जो कि स्ट्रेच हुई है वो दोबारा अपनी रैंडम ओरिएंटेशन या रैंडम शेप को दोबारा ले लेगी। अब जो नेचुरल रबर है वो एक इलास्टोमर की एग्जांपल है, इसी तरीके से जो वल्कनाइज्ड रबर है वो भी एक इलास्टोमर की ही एग्जांपल है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके रबर बैंड्स हैं वो भी इलास्टोमर्स की ही एग्जांपल है कि वो भी स्ट्रेचेबल होते हैं। तो जितने भी स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी है कि आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, जब आप उसको स्ट्रेस रिमूव करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो रीगेन कर लेता है या रिवर्ट हो जाता है अपनी ओरिजिनल शेप में, तो इट मीन्स कि वो इलास्टोमर्स है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे एक मेन फैक्टर है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपकी जो चेन है वो उतनी अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो तो जो भी आपकी चेन है वो अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा बहुत उसमें चेंज आया है तो वो दोबारा से जैसे ही आप स्ट्रेस रिमूव करोगे तो दोबारा से अपनी अरेंजमेंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी इलास्टोमर की एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर्स ये वो पॉलीमर होते हैं आपके पास या ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके पॉलीमर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और इन प्लास्टिसाइजर्स को पॉलीमर में जब ऐड किया जाता है तो उनका मेन रीजन क्या होता है कि पॉलीमर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी अब हम ये एक्सटर्नली कर रहे हैं यूजिंग प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया जाता है पॉलीमर में। पॉलीमर को ये डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिसॉल्व करना, यानी उसको लोअर अप करना। और इसमें हमारे पास डाई ब्यूटाइल फिथैलेट जो है वो एक प्लास्टिसाइजर है और इसको यूज किया जाता है पीवीसी में, यानी जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है पॉलीमर, उसमें इस प्लास्टिसाइजर को जब आप ऐड करोगे तो पीवीसी की जो नेचुरल पीवीसी थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आ रहा था हमारे पास, ठीक है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फर्दर आपके पास लोअर हो जाएगी थर्मोप्लास्टिक से भी। तो उस बेस पे आप जो है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने विनाइल रेन कोट्स बनाने हैं या आपने शॉवर कर्टन्स बनाने हैं तो उनकी फॉर्मेशन के लिए आपको पीवीसी के अंदर जो प्रेजेंट इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें फर्दर वीकन अप करना पड़ेगा, और उन्हें वीकन अप करने के लिए आप प्लास्टिसाइजर्स को यूज करते हो। तो प्लास्टिसाइजर बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपकी पॉलीमर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लोअर अप करता है। यहाँ तक कुछ समझ आया या नहीं? यस मैम। अच्छा, ये क्लास आपके पास कुछ पॉलीमर्स हैं और जैसे पॉली इथिलीन टेरिफिथैलेट है, और आपको यहाँ पे कुछ लेबल्स नजर आ रहे हैं, उस लेवल में आपको नंबरिंग नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास क्या है कि जितना ये सारे के सारे अगर आप देखो तो ये आपके पास जो पॉलीमर्स हैं वो बेसिकली प्लास्टिक्स वगैरह, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए या इस तरह प्लास्टिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन बॉटल्स की जो रिसाइकलिंग है वो रिसाइकलिंग डिपेंड करती है नंबर्स पे। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आप किसी भी बॉटल को अपनी बॉटल को बिल्कुल जो बॉटम साइड है उस पर देखोगे तो ये नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर क्या डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉटल जो है वो प्लास्टिक बॉटल रिसाइक्लेबल है या नहीं है, कितनी इजीली रिसाइक्लेबल है।
तो जितना आपका नंबर लो होगा उतनी ही रिसाइक्लेबिलिटी या उतनी ही रिसाइकल करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी वो जल्दी रिसाइकल हो जाएगी। और जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही आपको उस पॉलीमर को रिसाइकल करना या उस आपके पास जो बॉटल है उसको रिसाइकल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये बॉटल्स की बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे नंबरिंग गिवन होती है, और ये नंबरिंग जो है बेसिकली ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिसाइक्लेबिलिटी गिवन होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लास ये था। अब इसमें आपने याद रखना है कौन कौन सी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, ओरिजिन की बेस पे। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी क्लासिफिकेशन की है मोनोमर की बेस पे। ठीक है, मोनोमर की बेस पे होमोपोलीमर है, कोपोलीमर है, थर्मल रिस्पांस के बेसिस पे हमारे पास थर्मोसेट्स हैं, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। अगर आप कुछ बुक्स में देखोगे कि थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक के साथ इलास्टोमर्स भी उसमें थर्मल रिस्पांस की क्लासिफिकेशन में रखा है। रीजन क्या है कि इलास्टोमर्स में भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होती है बिटवीन आपके पास जो फाइबर्स हैं या आपके जो नेक्स्ट वन है आपके थर्मोसेट्स हैं या थर्मोप्लास्टिक है, उनसे इंटरमीडिएट होती है आपकी जो इलास्टोमर्स हैं या वेरिएबल होती है। तो इलास्टोमर्स को भी थर्मल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में कुछ बुक्स में रखा गया है। इसके अलावा फिर आपके अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन की बात करें तो लीनियर चेन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, क्रॉस लिंक हो सकती है। फिर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस या मोड ऑफ फॉर्मेशन देखें तो एडिशन हो सकते हैं या कंडेंसेशन हो सकते हैं, या फिर इनको चेन ग्रोथ या स्टेप ग्रोथ कहा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि इनकी फिजिकल इनकी एप्लीकेशन की बेसिस पे, तो अगर इनको फाइबर फॉर्म में यूज किया जा रहा है तो इनको पॉलीमर जो है इनको फाइबर्स की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ठीक है, इनको इलास्टोमर्स की फॉर्म में यूज किया जा रहा है तो इलास्टोमर्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो थर्मोसेट्स और थर्मो प्लास्टिक की भी वेरिएबल हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पे रख सकते हैं इन दो कैटेगरीज को। ठीक है, इसके बाद अगर हम रेगुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वो थर्मोसेट्स में भी वेरिएबल है, थर्मोप्लास्टिक में भी वेरिएबल है, इलास्टोमर्स में भी वेरिएबल है, और प्लास्टिसाइजर्स में हम खुद कर रहे हैं बट उसमें भी वेरी कर रही है। तो यहाँ पे भी हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लास। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये चैप्टर जिस बुक से हमने पढ़ना है वो बुक मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा क्लास, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 28, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ब्रूस। ठीक है, तो अगर तो ये चैप्टर पूरा मिल जाता है मुझे पीडीएफ फॉर्म में तो फिर मैं आपको चैप्टर ही सेंड कर देती हूँ। अगर इन केस नहीं मिलता तो फिर मैं आपको बुक सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये हमने अब यहाँ से पढ़ना है। इसमें हर एक जो आपके पास चेन ग्रोथ पॉलीमर जो है उसमें रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है, आपके पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो है वो कैसे बनते हैं,
ठीक है, इसमें जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं, शॉर्ट ब्रांचेस हैं, वो क्या होती हैं। ये देखो यहाँ पे क्लास अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली लीनियर, आपके पास जो पॉलीइथिलीन पॉलीमर होता है वो हाई डेंसिटी होता है, ठीक है, जबकि जो आपका ब्रांच्ड होता है वो लो डेंसिटी होता है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होती है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो हमने यहाँ पे आइसोटैक्टिक सिंडियोटैक्टिक पढ़ी है क्लासिफिकेशन, वो यहाँ पे है। फिर आपका जिगलर नाटक कैटलिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी नेचुरल रबर की फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कोपॉलीमर में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती हैं, ठीक है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स या आपके पास जो है कंडेंसेशन पॉलीमर, वो उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको कैसे बनाना है, ठीक है। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ओरिएंटेड पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे। बट एक दफ़ा आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि जब हम क्योंकि यहाँ बुक में रेंडमली गिवन है क्लासिफिकेशन, एक दफ़ा आपको पता होगी किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम उसको जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो अगर कोई कंफ्यूजन आपके रह गए हैं तो फिर वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, आप क्लास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मीटिंग करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, उस दिन आपने ऑर्गेनिक की बुक बताई थी, उसका भी नाम बता दें दोबारा। ऑर्गेनिक के किस, यहाँ पे एनएमआर। एनएमआर में मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके पास एक एम यूनिस की बुक है, ठीक है, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम यूनिस है, ठीक है, जो आप यूज करते हो। लेकिन एक है उस बुक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय एम यूनिस, ठीक है, वो बुक ओके आपने मैम। यूज करनी है। उसमें जस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी से रेलिवेंट चैप्टर हैं, जिसमें यूवी विजिबल है, आईआर है, आपका एनएमआर है, और उसमें प्रोटॉन एनएमआर, एनएमआर का एक पूरा चैप्टर है, और उसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, तो वहीं से आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। वरना बाकी आपके पास ऑनलाइन बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जैसे काव्या है मेरे पास, बट उसमें क्या है, उसमें आपको प्रोटॉन एनएमआर बहुत डिटेल में है, यानी उसमें सिर्फ एक एनएमआर पे आपके पास जो है वो कोई 7 to 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो वो बहुत एक्सटेंसिव है, उसको पढ़ने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एम यूनिस की बुक में अगर आप पढ़ोगे तो वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा एक शॉर्ट टाइम में भी। मैम आप एम यूनिस वाले से पढ़ाएंगी? मैं आपको वहीं से पढ़ा रही हूँ, ठीक है ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई पॉइंट वहाँ से कोई इक्वेशन या कोई पॉइंट्स वहाँ पे नहीं हुआ तो आपने घबराना नहीं, उसको जस्ट नोट डाउन कर लेना, अगर वो बुक में नहीं है तो वो जस्ट नोट डाउन कर लो। बाकी मैं पढ़ा वहीं से रही हूँ, जो इमेजेस मैं साथ अटैच करती हूँ, इसीलिए मैं बुक के साथ साथ इमेजेस भी अटैच करती जा रही हूँ, इनकेस आप वहाँ से भी पढ़ लो तो वो बुक के ही इमेजेस हैं, ठीक है। जी ठीक है। ओके क्लास, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है क्लास में मीटिंग करते हैं ऑफिस, इसको पढ़ के आना। नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर एक पॉलीमर को पकड़ें और उसकी पॉलीमराइजेशन डिस्कस करें, ठीक है। ओके।